आप सभी को जय हिंद। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए केमिस्ट्री को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री, सबसे पहले केमिस्ट्री होती क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर तथा प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों, मतलब इनमें जो चेंज होगा उनका अध्ययन करने के लिए हमको केमिस्ट्री उसे कहते हैं। अब आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो लेबोजियर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो लेबोजियर ने दिया था। आर होफमैन के अनुसार रसायन विज्ञान को परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। आर होफमैन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा था कि रसायन मतलब केमिस्ट्री को अणुओं का विज्ञान और परमाणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। तो आर होफमैन ने कहा था कि केमिस्ट्री को ये अणु का भी विज्ञान है और परमाणु का भी विज्ञान इसको हम कहते हैं। रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में नीदरलैंड के निवासी हेनरिक्स ऑनेट हॉफ को दिया गया था। और 1774 में ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो जोसेफ टिस्ले ने की थी। भारत के रसायन शास्त्र के पिता कौन हो जाएंगे? पीसी रॉय हो जाएंगे, जिनको नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है कि मैटर, पदार्थ होता क्या है? संसार की वे सभी वस्तुएं जो अपने स्थान को घेरती है या उनमें अपना भार होता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। संसार की वे सभी वस्तुएं जिनके पास अपना वेट होता है, मतलब वजन भार होता है और वो स्थान को घेरती, उसी को हम क्या कहते हैं? तो पदार्थ कहते हैं। लेकिन या इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रकाश जो है पदार्थ नहीं, क्योंकि प्रकाश के पास अपना भार नहीं होता है। अब आ जाएगा एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एटॉम्स को समझते हैं कि एटॉम्स जो है वो ग्रीक शब्द एटोमस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कि अविभाज्य। और वह तत्व जो स्वतंत्र रूप से रहता भी हो या नहीं भी रहता हो, लेकिन उसको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉम्स कहेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी? अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो सामान्य दशा में रह सकता है और यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। अब आती है कि सॉलिड। सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहता है, जैसे लकड़ी और पत्थर। सॉलिड को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय सॉलिड क्या हो जाएगी? जिसका फिक्स्ड ज्यामिति, आकार, शेप एंड साइज फिक्स हो, उनका गलनांक भी निश्चित हो, उसी को हम कहेंगे क्रिस्टलीय सॉलिड। जैसे हीरा का गलनांक निश्चित होता है। अब आता है कि एमोर्फस सॉलिड, जिसको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें ना तो उसका फिक्स्ड शेप एंड साइज फिक्स होता है, ना इसका ज्यामिति फिक्स होती है, ना इसका एक निश्चित गलनांक फिक्स होता है, जैसे ग्लास। अब बात करें कि लिक्विड। लिक्विड होता क्या है? लिक्विड का आयतन तो फिक्स होता है, लेकिन इसका आकार फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हम दूध या पानी को किसी भी पात्र में रखें तो वो उसका शेप एंड साइज ग्रहण कर लेगा। जैसे दूध को हम एक गिलास दूध रखेंगे तो वो ग्लास का शेप का बन जाएगा, अगर उसको थाली में रखेंगे तो थाली का शेप का बन जाएगा। अब बात आती है कि गैस का तो आयतन और शेप एंड साइज दोनों में से कोई फिक्स ही नहीं होता। ये गैस जो है अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये फैल जाएगा पूरा वातावरण में। तो अब गैस के हम गुण गुण की बात करते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ गैस देख लेते हैं कि अगर गैस में हम गैस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर गैस का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब आते हैं कि इनका डेंसिटी और प्रेशर। गैस का घनत्व और दाब इसके किस पे? ताप पर निर्भर करता है। ताप मतलब टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। डेंसिटी और प्रेशर मतलब घनत्व और दाब, गैस का घनत्व और दाब इसके टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये 0 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। और इसमें वह एक अणु में कितने लीटर हो जाएंगे? तो 22.4। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक अणु में 22.4 लीटर होते हैं। एक अणु में कितने? 22.4 लीटर होते हैं। अब बात आती है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का सिंपल मीनिंग है कि आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 बूंद इंक डाल दीजिए, वो पानी पूरा इंक के कलर का हो जाएगा, तो उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। यही डिफ्यूजन होता है। दो विभिन्न प्रकार के द्रव लिए, जैसे एक पानी और इंक दोनों द्रव है, कि स्वतः आपस में मिलने की प्रक्रिया, आपस में वो लोग अपने आप मिल जाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे जल में एक बूंद स्याही डालिए और वो पूरा जल स्याही के रंग का हो जाएगा, तो उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं।
हम लोगों ने डिफ्यूजन तक देख लिया था और हम लोग पदार्थ के तीनों गुणों का तुलनात्मक करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा घनत्व। सबसे ज्यादा घनत्व किसमें हो जाएगा? तो ठोस में होगा, फिर द्रव में घनत्व ज्यादा होगा, फिर गैस में होगा। ऐसे ही आणविक आकर्षण बल इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको कैसे? ठोस में ज्यादा होगा, फिर द्रव में, फिर गैस में। प्रसार मतलब होता है एक्सपेंशन, सबसे ज्यादा फैलेगा कौन? तो सबसे ज्यादा फैलेगा आपका गैस, फिर फैलेगा द्रव, फिर फैलेगा ठोस। तो ऐसे ही विस्तरण डिफ्यूजन, सबसे ज्यादा फैलाव किसका होगा? तो गैस का, फिर लिक्विड होगा, फिर सॉलिड, मतलब गैस, द्रव और ठोस। गतिज ऊर्जा में सबसे ज्यादा कौन जाएगा? तो गैस सबसे ज्यादा गति करेगा, फिर द्रव करेगा, फिर आपका ठोस करेगा। तो ऐसे ऊष्मीय प्रभाव की बात करें तो सबसे ज्यादा गैस, फिर आपका द्रव और फिर सॉलिड। अब आते हैं कि मैंने पदार्थ की तीन अवस्था देख ली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथी अवस्था हो जाएगी प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था हो जाएगी आपकी बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट, और छठी अवस्था की बात करें तो फर्मी कंडेंसेट। ठीक, अब देखते हैं कि प्लाज्मा के बारे में समझते हैं कि प्लाज्मा ये चौथी अवस्था है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन हो जाएगी? प्लाज्मा। इस बात को याद रखिएगा कि मैटर पदार्थ की 5 अवस्था होती है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3। फिर चौथी प्लाज्मा, पांचवा आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और छठा हो जाएगा फर्मियन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा के बारे में समझते हैं कि ये चौथी अवस्था है। इससे आयनीकृत गैस यानी आयोनाइज्ड गैस के रूप में ये प्लाज्मा होती है, और पदार्थ के कण अति ऊर्जावान एवं उत्तेजित अवस्था में होती है। ये ब्रह्मांड में 96% प्लाज्मा है, जो 96% भाग प्लाज्मा से, ब्रह्मांड में जो 96% प्लाज्मा भाग से ही निर्मित है। ब्रह्मांड में 96% भाग जो है प्लाज्मा से ही निर्मित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे आयनीकृत गैस के रूप में ये होती है प्लाज्मा, और इससे अति ऊर्जावान शक्ति और उत्तेजित अवस्था में ये पाई जाती है। अब बात करते हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवी अवस्था हो जाएगी पदार्थ की, और पदार्थ की अवस्था परम ताप के निकट ये पाई जाती है। इसका सिर्फ नाम याद रखिएगा, फर्मियन कंडेंसेट। अब बात करते हैं कि पदार्थ में कौन कौन से परिवर्तन हो जाएंगे। तो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज की बात करें तो क्या होता है? वैसा जैसे एग्जाम्पल समझिए फिजिकल चेंज होता है क्या। जैसे हम एक बर्फ लिए, बर्फ को वेपराइज करके इसको वाटर में कन्वर्ट कर दिए, जैसे आइस हो गया, आइस को हम वाटर बना दिए, और फिर वाटर से आइस, जैसे एक नया फॉर्मेशन हुआ, उससे पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए। ऐसा वस्तु जो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज, मतलब भौतिक प्रक्रिया। आइस से वाटर और वाटर से आइस। केमिकल चेंज क्या होगा कि अगर हम कोई भी आटा से रोटी बना लिए तो वो रोटी से फिर आटा दोबारा नहीं हो सकता, उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। अब बात करते हैं कि तत्व क्या हो जाएगी। तत्व एक समान के परमाणु से मिलकर बने होते तत्व, और इसका छोटा से छोटा पार्टिकल मतलब सूक्ष्मतम कण जो हो जाएगा वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब बात करें कि कितने प्रकार के तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो तत्वों की संख्या आपकी 118 हो जाएगी। अब तत्वों को 3 भाग में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। मेटल का मीन्स होता है धातु, अधातु और उपधातु। धातु किसे कहेंगे? जिससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। जैसे लोहा हो जाएगा, छड़ हो जाएगा, ये सब कौन सी धातु हो जाएगी? कॉपर हो जाएगी। अब नॉन मेटल की बात करें तो अधातु क्या होती है? अधातु से बिजली पास नहीं करती है, जैसे गैस, CO2, SO2, ये सब हो जाएगी आपके नॉन मेटल। फिर आता है कि मेटालॉइड्स, मतलब उपधातु कौन सी? उपधातु में सीमित मात्रा में बिजली पास करेगी, जैसे हो जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन, इससे सीमित मात्रा में बिजली पास करती है, और धातु से एकदम बहुत तेज गति में करंट प्रवाह करती है, उसको क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अब पृथ्वी पर तत्वों की कौन कौन से क्रम हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा ओ ट्रिक है, ओशियाल फेकोना। ओशियाल फेकोना, ओशियाल फेकोना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व कौन से? तो ओशियाल फेकोना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कौन से तत्व हो जाएंगे? तो ओशियाल फेकोना। और धातु की बात करेंगे तो अल्फेकेना। कौन सा? अल्फेकेना। अल्फेकेना मतलब एल्युमिनियम, फेरस मतलब लोहा, कैल्शियम और सोडियम। इसमें पृथ्वी पर तत्वों के क्रम की बात करें तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेका मतलब फेरस, कैल्शियम और सोडियम। अब आ जाएंगी मानव शरीर में पाए जाने वाले कौन कौन से धातु हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मानव शरीर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो OCHNCAP, इसका ट्रिक है OCHNCAP, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन
कैल्शियम और फास्फोरस। अब पूछा कि प्रथम सबसे पहला तत्व कौन बना था, सबसे पहला तत्व कौन बना था, तो पोलोनियम। प्रथम निर्मित तत्व का नाम हो जाएगा का पोलोनियम। प्रथम निर्मित तत्व कौन सा, तो पोलोनियम। पोलोनियम, पोलोनियम प्रथम निर्मित तत्व कौन सा, पोलोनियम। अब बात करें कि कंपाउंड होता क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिलकर बने होते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड मतलब यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, CO2, ये सब क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कार्बनिक कंपाउंड और अकार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन होता है और अकार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं होता है। तो कैसे हो, जैसे कार्बनिक कंपाउंड कौन कौन से हो जाएंगे, CO2 जिसमें कार्बन CH4, C6H12O6, ये सब जिसमें इसमें कार्बन आपको दिख जाएगा वो कार्बनिक कंपाउंड, और जिसमें कार्बन नहीं दिखेगा जैसे H2O, Fe2O3, ये सब कौन सा हो जाएगा, तो अकार्बनिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन दिखेगा वो कार्बनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन नहीं दिखेगा उसमें अकार्बनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं कि मिक्सचर मतलब मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जो नया मिश्रण, जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। मिश्रण दो प्रकार का होता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस को कहते हैं विषमांगी और होमोजीनियस को कहेंगे समांगी। विषमांगी मिश्रण में आपको अवयव दिखाई देंगे, जैसे अरहर प्लस मसूर की दाल, दोनों को फेंट देंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे तो दिख जाएगा कि वो अरहर है वो मसूर है। लेकिन आपको समांगी मिश्रण में चीनी और नमक की शरबत में आप नहीं पहचान पाएगा कि चीनी कौन है और नमक कौन है, जो घुल जाएगा पानी में तो आप नहीं पहचान पाइएगा, तो उसी को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। अब बात करते हैं कि फ्यूजन होता क्या है। फ्यूजन ठोस से, कोई भी वस्तु ठोस से जब अपनी परिवर्तन द्रव अवस्था में कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। ठोस से द्रव में, जैसे आइस है, आइस से हम वाटर, जैसे आइस एक सॉलिड अवस्था में है उसको हम पिघला करके पानी बना दिए तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ठोस से किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर ठोस को पिघलाकर उसको हम द्रव अवस्था में ला दे तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। किसी भी ठोस को उसको फिक्स टेम्परेचर पे हम पिघला के और उसका अवस्था हम द्रव में ला दे तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अब हो जाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, मतलब ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट गैस में चला जाए, ठोस से अगर डायरेक्ट वो गैस लिक्विड में ना जाके, ठोस से लिक्विड में ना जाके डायरेक्ट गैस अगर चला जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। जैसे क्या हो जाएगा, कपूर, अगर कपूर में हम आग लगाते हैं तो कपूर ठोस से डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। अब बात करते हैं कि वेपराइजेशन क्या होता है। अगर हम एक पतीले पानी को किसी फिक्स टेम्परेचर पे उसको रख दें और वो उबलते 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 पूरा वेपराइज हो जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे। बॉइलिंग क्या होता है कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर कोई भी द्रव जब उबलना शुरू कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे। एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे कोई भी द्रव जब उबलना शुरू कर देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे। इसके बाद आती है कौन सी, संघनन, इसको इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। जो गैस अवस्था से अपना परिवर्तन किसमें कर ले, द्रव अवस्था में कर ले तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। कोई भी द्रव अवस्था से जब गैस अवस्था में अपना आपको परिवर्तन कर लेता है तो इसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। तो यही था हमारा मैटर अराउंड अस। इसको अच्छे से आप लोगों के सामने मैंने रखा है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।